नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है अपाहिज पिता को बोझ समझने वाले बेटे को जब पता चला पिता का फैसला तो उसके होश उड़ गए। रात के 10 बज रहे थे। रामचरण अपनी पत्नी मालती के साथ अपने कमरे में बैठे मालती को समझा रहे हैं। मालती, देखो तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं ना सब ठीक कर देंगे। अरे अब क्या ठीक कर देंगे, कल सुबह वो शहर चले जाएंगे, फिर हम अकेले कैसे रहेंगे? आपकी दवाई भी कौन लाएगा? मालती, हम कह रहे हैं ना सब ठीक हो जाएगा। हमारी पेंशन से हमारी दवाई का खर्चा निकल जाएगा, बाकी हम कुछ काम कर लेंगे, तुम चिंता मत करो। हमें अपनी चिंता नहीं है जी, आपकी चिंता है, आपकी दवाई की चिंता है। अपने एक हाथ और पैर तो आप गंवा दिए और कहते हो हम कुछ कर लेंगे। कैसे? बच्चे आज एक बार छोड़ कर गए ना, फिर लौट कर नहीं आएंगे। जाने वाले को कोई रोक सका है क्या? वे जाना चाहते हैं तो जाने दो, हम अपना देख लेंगे, तुम चिंता मत करो। अगर आप स्वस्थ होते तो हमें कोई चिंता नहीं होती जी, पर आपकी ऐसी हालत देखकर हमारा मन बहुत घबरा रहा है। आप ऐसा क्यों किए? अपने साथ अपने को इतना कष्ट क्यों दिए? आप इतना कष्ट उठाएं पर क्या फ़ायदा हुआ? ये क्या बोल रही हो तुम? फ़ायदा क्यों नहीं हुआ? नरेश की सरकारी नौकरी लग गई और फिर उसकी शादी हो गई। नरेश की नौकरी तो लग गई पर खुद तो अपाहिज हो गए, और उसे देखो, वो आपको ऐसी हालत में छोड़कर आराम से शहर में रहने जा रहा है। मैं उसे सब बता दूंगी कि आपकी ये हालत क्यों हुई। मालती, खबरदार, जो नरेश को कुछ बताया तो तुम हमारा मरा हुआ मुंह देखोगी, हम कहे दे रहे हैं। नरेश को कभी भी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि उसकी सरकारी नौकरी की खातिर हम अपनी ये हालत किए हैं। उसे भी तो पता चलना चाहिए कि वह जिस नौकरी की बदौलत वह अपने पिता को बोझ समझकर गांव छोड़कर जा रहा है, वह नौकरी उसके पिता ने ही अपने को अपाहिज करके उसे दिलाई है। ऐसा कहकर मालती सिसक सिसक कर रोने लगी। उसे अपने बेटे द्वारा अपने पति का अपमान सहन नहीं हो रहा था। उसका दिल कह रहा था कि वह चीख चीख कर सारी बातें सबको बता दे, जिससे उनके बेटे की एहसान फरामोशी सबको पता चल सके। नरेश जो शहर से घर आते समय अपने बाबूजी की दवाएं लेकर आया था, पर शाम को तू मैं इतनी बढ़ गई थी कि देना ही भूल गया। अब सबके सो जाने के बाद उन्हें देने आया था, क्योंकि सुबह उसे जल्दी शहर के लिए निकलना था, कहीं भूल ना जाऊं, ये सोचकर अभी देने आया था दवा। अंदर से माँ के रोने की आवाज़ और बाबूजी को उन्हें समझाता देखकर वह बाहर ही रुक कर उनकी बातें सुनने लग गया कि आखिर वे क्या बात कर रहे हैं। पर ये क्या, उनकी बातें सुनकर तो वह बेहोश होते होते बचा। उसे जैसे कुछ होश ही नहीं था। वह लड़खड़ाते कदमों से अपने कमरे में वापस आ गया। नरेश की पत्नी छाया ने उसे ऐसे अंदर आता देख पूछा, क्या हुआ? आप दवा देने गए थे, दे आए या नहीं? नरेश धम्म से पलंग पर गिर गया और बोला, नहीं दे पाया। छाया ने पूछा, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों लेट गए? मुझे घबराहट हो रही है। माँ बाबूजी ने कुछ कहा क्या? नहीं छाया, जो उन्होंने मेरे लिए किया है उससे आगे कुछ कहने को रह ही कहाँ जाता है। नरेश की बात सुनकर छाया भी कुछ घबरा गई और नरेश से बोली, नरेश मुझे सारी बात बताओ, आखिर हुआ क्या है? फिर नरेश ने वो सारी बातें जो वह अभी अभी सुनकर आया था सब छाया को बता दी। बात कुछ इस तरह थी। रामचरण शुक्ला ने PWD में बतौर क्लर्क नौकरी शुरू करी थी। शुक्ला जी बहुत मेहनती इंसान थे। उनका ऑफिस लखनऊ में था और वे लखनऊ से 20 किलोमीटर दूर अलीबाग के रहने वाले थे। शुक्ला जी रोज़ अलीबाग से 20 किलोमीटर की दूरी तय करके लखनऊ अपने ऑफिस आते और शाम को घर वापस चले जाते। पहले वे बस से आया जाया करते थे, फिर उन्होंने एक स्कूटर ले ली। शुक्ला जी के 3 बच्चे थे, बड़ा बेटा नरेश, फिर 2 छोटी बेटियां। शुक्ला जी ने तीनों बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा दी और फिर दोनों बेटियों की शादी भी कर दी। नरेश भी पढ़ाई में अच्छा था और उसने भी स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई कर ली। फिर वह नौकरी की तलाश में जुट गया। रोज वह कहीं ना कहीं आवेदन करता, हर महीने 2 या 3 प्रवेश परीक्षा भी देता, पर उसे सफलता नहीं मिलती। फिर नरेश ने एक प्राइवेट स्कूल में एक टीचर की नौकरी कर ली। उसका अपना खर्च तो निकल जाए, वरना उसे फॉर्म भरने के लिए भी पैसे शुक्ला जी से मांगने पड़ते थे। नरेश स्कूल की अपनी नौकरी के साथ एक अच्छी नौकरी के लिए आवेदन करता रहा, पर कहीं सफलता नहीं मिली। धीरे धीरे उसकी नौकरी की उम्र निकल रही थी और उसी के साथ शुक्ला जी और नरेश की परेशानी भी बढ़ रही थी।
पक्की नौकरी ना होने की वजह से वे उसकी शादी भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कोई लड़की वाला अपनी बेटी का हाथ बिना पक्की नौकरी वाले लड़के के हाथ में देना नहीं चाहता था। नरेश की भी उम्र बढ़ती जा रही थी। हर जगह असफल होने के कारण नरेश धीरे धीरे अवसाद की ओर जाने लगा था। शुक्ला जी ने भी अपनी ओर से बहुत कोशिश करी, पर भ्रष्टाचार का आलम ऐसा था कि उनकी जान पहचान भी किसी काम नहीं आई। नरेश की परेशानी और उसका अवसाद की ओर जाना शुक्ला जी से देखा नहीं जा रहा था। नरेश की उम्र शादी की उम्र से निकली जा रही थी। शुक्ला जी की नौकरी के भी 2 साल और कुछ महीने ही बचे थे। शुक्ला जी हर समय बहुत चिंतित रहते थे कि अभी तो उनकी नौकरी है, सब काम आराम से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आती है, पर 2 साल बाद जब वे रिटायर हो जाएंगे तब क्या होगा। बिना पक्की नौकरी के कौन नरेश को अपनी बेटी देगा। और नरेश भी दिन प्रतिदिन चिड़चिड़ा सा होता जा रहा था। शुक्ला जी और मालती बहुत परेशान रहने लगे। शुक्ला जी दिन रात यही सोचते कि किसी तरह नरेश किसी अच्छे से काम धंधे में लग जाए। बहुत सोचने के बाद जब उन्हें कुछ नहीं सूझा तो बहुत विचार करके उन्होंने एक बहुत ही कठिन निर्णय ले लिया, जिसकी किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। अगले दिन शुक्ला जी ने अपने ऑफिस की सारी फाइलें खंगाल दी। उन्होंने वे सारे आदेश पत्र पढ़ डाले जो सरकार की ओर से सरकारी कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले जाते हैं। सब कुछ अच्छे से पढ़ लेने और समझ लेने के बाद शुक्ला जी ने अपना निर्णय पक्का कर लिया। और जब वे शाम को घर आए तो मालती से बोले, मैंने नरेश की नौकरी लगाने का उपाय ढूंढ लिया है, अब जल्दी ही नरेश की नौकरी लग जाएगी। मालती ने बहुत पूछा पर शुक्ला जी ने कुछ नहीं बताया और खाना खाकर निश्चिंत होकर सो गए, जैसे वे आज सारी परेशानियों से मुक्त हो गए होंगे। अगले दिन सुबह शुक्ला जी रोज की तरह अपने ऑफिस को चले गए। शुक्ला जी के जाने के बाद मालती का मन आज बहुत बेचैन हो रहा था। उन्हें बार बार यही ख्याल आ रहा था कि शुक्ला जी आज ऐसा क्या करने वाले हैं जिससे नरेश की सरकारी नौकरी लग जाएगी। मालती का पूरा दिन इसी बेचैनी में बीता और शाम के 6 भी बज गए। शुक्ला जी का घर आने का समय भी हो गया, पर आज शुक्ला जी घर नहीं आए। 6 से 7, 7 से 8 बज गए पर शुक्ला जी घर नहीं पहुंचे। तभी 8:30 बजे नरेश को एक फ़ोन आया कि शुक्ला जी का एक्सीडेंट हो गया है, उन्हें लखनऊ के सिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, आप लोग शीघ्र वहां पहुंचे। नरेश और मालती जल्दी से अस्पताल पहुंचे। तब तक शुक्ला जी का ऑपरेशन चल रहा था। दरअसल शुक्ला जी के पीछे ही उनके ऑफिस के इंजीनियरिंग गुप्ता जी अपनी गाड़ी से आ रहे थे। उन्होंने शुक्ला जी का एक्सीडेंट होते हुए देख लिया था। वे फटाफट उन्हें गाड़ी में रख कर अपासी के अस्पताल में ले गए। नरेश और मालती अस्पताल पहुंचने के थोड़ी देर बाद शुक्ला जी का ऑपरेशन भी हो गया। डॉक्टर बोले शुक्ला जी ने हेलमेट पहन रखा था इसलिए इनकी जान बच गई, पर इनके दाहिने हाथ को कोहनी से अलग करना पड़ा क्योंकि वह बहुत कुचल गया था और दाहिने पैर में भी काफी चोट आई है। शायद उन्हें बाद में चलने फिरने में भी दिक्कत आए। शुक्ला जी का काफी दिनों तक उपचार चला, पर फिर भी वे अब पहले की तरह ऑफिस का काम करने में असमर्थ थे क्योंकि उनका दाहिना हाथ कोहनी से कट चुका था। शुक्ला जी ने अपने बड़े अधिकारियों से बात करी कि वे तो ऑफिस का काम करने में असमर्थ हैं, तो क्या ना उन्हें रिटायर कर दिया जाए। उनके परिवार का कोई आमदनी और साधन नहीं है और उनकी नौकरी के अभी 2 साल से ज़्यादा भी हैं, तो क्यों नहीं उनकी जगह पर प्रतिनियुक्ति पर नरेश को नौकरी पर रख लिया जाए। काफ़ी सोच विचार किया गया, सारे सरकारी आदेश देखे गए तो उनमें ऐसा लिखा था, कोई कर्मचारी अगर किसी अस्वस्थता के कारण बस कार्य करने में असमर्थ हो, उस कर्मचारी की सेवा के अगर 2 साल से ज़्यादा बचे हों, उसकी आमदनी का कोई अन्य साधन ना हो, तो उसे रिटायरमेंट दे दिया जाए और उसकी प्रतिनियुक्ति पर उसके घर के किसी एक सदस्य को नौकरी पर नियुक्त कर दिया जाए। इसी आदेश का पालन करते हुए बुच्चा अधिकारियों ने शुक्ला जी की जगह में प्रतिनियुक्ति पर नरेश को नौकरी पर रख लिया और शुक्ला जी को पेंशन मिलने लगी। नरेश की सरकारी नौकरी लग चुकी थी, उसके लिए रिश्ते भी आने लगे थे और नरेश की शादी भी हो गई। सब लोग कह रहे थे कि शुक्ला जी का एक्सीडेंट हो गया तो चलो नरेश की नौकरी तो लग गई, पर कोई नहीं जानता था कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ और क्यों हुआ, सिर्फ शुक्ला जी और मालती के अलावा। नरेश की शादी हो गई, बच्चे भी हो गए, अब उसे शहर की हवा लगने लगी थी, इसलिए वह बच्चों की पढ़ाई का बहाना बना कल बच्चों सहित लखनऊ में ही रहने के लिए जाने वाला था, शुक्ला जी और मालती को गांव में ही छोड़कर।
नरेश से सारी बातें सुनकर छाया की आंखों से भी आंसू बहने लगे। दोनों रात भर आत्मग्लानि की आग में जलते रहे। आग में जलकर ही सोना कुंदन बनता है। सुबह तक नरेश और छाया भी कुंदन बन चुके थे और उन्होंने एक सच्चा निर्णय ले लिया था कि जिस पिता ने अपने बेटे की सरकारी नौकरी के लिए अपने एक हाथ और एक पैर का बलिदान दे दिया, वो इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं कि उन्हें बुढ़ापे में अकेला छोड़ दें। नरेश सोच रहा था कि बाबूजी, आपने जो मेरे लिए किया उसका कर्ज तो मैं 7 जन्म भी लूं तब भी नहीं चुका सकता हूँ, पर हाँ, आपकी सेवा करके अपनी आत्मग्लानि को कुछ कम अवश्य कर सकता हूँ। सुबह छाया माँ बाबूजी को चाय दे आई पर बोली कुछ नहीं, क्योंकि उसका सर शर्म के मारे झुका हुआ था। जब थोड़ी देर बाद दोनों पति पत्नी नाश्ते के लिए कमरे से बाहर आए तो देखा नरेश के दोनों बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाने के लिए तैयार थे और नाश्ता कर रहे थे। शुक्ला जी ने आश्चर्यचकित होते हुए नरेश से पूछा, तुम लोग तो आज यहाँ से लखनऊ जाने वाले थे रहने के लिए, पर बच्चे तो यहीं स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। नरेश तब तक नाश्ता कर चुका था। उसे ऑफिस जाना था तो वह अपनी मोटरसाइकिल बाहर निकालते हुए बोला, वो बाबूजी, क्या है ना, लखनऊ में मकान बहुत महंगा मिल रहा है और वह भी बहुत छोटा, तो मैंने और छाया ने निर्णय लिया है कि हम यहीं रहेंगे आप लोगों के साथ। बच्चे अगर चाहेंगे तो उन्हें बाद में हॉस्टल में रख देंगे। और फिर मोटरसाइकिल में बैठकर ऑफिस को चला गया। शुक्ला जी और मालती एक दूसरे की ओर ऐसे देख रहे थे जैसे एक दूसरे से पूछ रहे हों, ये चमत्कार कैसे हुआ? जो कल सामान बांध रहे थे आज वह यहीं रहने की बात कर रहे हैं। उधर मनोज मन ही मन सोचता चला जा रहा था कि बाबूजी, अब आपके कष्ट उठाने के दिन खत्म हो गए हैं। आपने मेरे लिए इतना बड़ा त्याग किया है, मैं आपको पलकों पर बैठा कर रखूंगा, कभी दुख का साया भी आप पर नहीं पड़ने दूंगा। मनोज और छाया अपने माता पिता को भगवान की तरह पूजने लगे। मनोज ने अपने पिता को कभी भी यह नहीं पता चलने दिया कि उसे इस बात की सच्चाई पता है कि मनोज को नौकरी कैसे मिली। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।